हे प्रभु। अच्छा ठीक है। साला ये 2026 का नहीं 2050 का जमाना है। यहाँ इतने बड़े पेड़ से एक टूथपिक बनता है। अब देख तू घर। यहाँ इस मशीन को ही देख लो, साला मसाला डालकर अच्छी तरह से हिलाता। अबे साले। और हेलीकॉप्टर जैसे पंख निकालकर एक ही बार में ही बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बना देता है। क्या बात करता है यार। भविष्य में तरबूज के साथ तरबूज का हैंडल भी उगता है। टेक्नोलॉजी। यहाँ अब जानवर भी काम करेंगे। इन भाई साहब को ही देख लो, किल ठोकने में इतने मग्न है कि उनकी तशरीफ बार बार बचती है। नहीं है चुरा लो। रोम भाइयों। बाप रे। इन भाई साहब कोई देख लो, सभी 5G की स्पीड में बिल्डिंग बना रहे हैं। बाप रे। तभी बादल आता तो भाई साहब बिल्डिंग को ही टेढ़ा बना देते। ससुर। आज मूड नहीं कर रहा। आज इस आदमी को खाना बनाने का मूड नहीं था तो साला एक टैबलेट लेकर इसमें एक बूंद पानी डाल देता, जिससे ऑटोमेटिकली खाना बन जाता। आज मैं मर गया भैया। ओहो। साला बत्तख का लौंडा नकली शेर बनके बत्तख का गोटा मुंह में ला देता है। अबे साले। तभी बत्तख गलत फैमिली में नहीं, गलत फहमी में आकर असली शेर को पेल देता है। ठीक है। शेर को पेल कर बत्तख जा ही रहा था, तभी शेर उसके पीछे आता और साला गेट में धरा जाता। अब तू गया बेटा। बत्तख सभी खिड़कियां बंद करता, तभी शेर। 1 2 3। लेकिन साला शेर तो गेट ही तोड़ देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी बत्तख जोश में आकर पहले तो कारपेट फाड़ता, फिर शेर से कुश्ती करने चला जाता। अब तू गया बेटा। बाप रे। बत्तख शेर से घमासान युद्ध कर रहा था, तभी बत्तख के तीनों लौंडों ने बताया कि वह एक असली शेर है। ओ शेर। अरे फिर शेर मुंह खोलता और तभी शेर बत्तख को दौड़ा लेता है और दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ओहो। लेकिन बत्तख के तीनों लौंडे बत्तख को खाना डिलीवर कर देते और साला बत्तख अपने लेग पीस से नहीं खाने से ही शेर का पेट भर देता है। बैगन। एक तेरा एक में। ठीक है। अरे दादा रे। मुर्गा बॉल से खेल रहा था, तभी उसको एक आइडिया आता और वह केक लेकर कुत्ते के घर के पास चला जाता। अरे कोई है। अबे साले। डार्लिंग का बर्थडे कमिंग सून। अच्छा भाग। और उसके मुंह में केक पोत कर भागने लगता, लेकिन रस्सी बंधे होने के कारण वह पकड़ नहीं पाता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इतना में चूजा आ जाता और मुर्गी के करामात के बारे में चूजा को बता देता बाबू 5। और दोनों जाने मिलकर मुर्गी को मारने के लिए सलाह कर लेते। ठीक है, समझ गया। अगले दिन चूजा लांचर के ऊपर कद्दू रखकर रस्सी को बांध नहीं पा रहा था। ऐसी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर मुर्गा चूजा के रस्सी को बांध देता है। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। और रस्सी खोलने के लिए उसको माचिस की तिल्ली पकड़ाकर चला जाता है। उसके जाते ही चूजा रस्सी में आग लगा देता। मुर्गा भी टारगेट की तरफ जाकर खड़ा हो जाता। बोलो भैरू जी महाराज जय हो। अरे दादा रे। साला ये खुद ही अंडा तोड़ देता है, लेकिन नहीं टूटता। नहीं। फिर अपने चोंच से फोड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक चिंटू निकलता और चम्मच खा रहा था। तभी इसका पिता आके बोलता, ओ भाई ये क्या है? लेकिन चिंटू बाहर निकल के, चिंटू जब तक जवान था इसके पास बहुत ताकत था, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता तो इसका ताकत भी कम हो जाता है। अब इसका चोंच काम करना बंद कर देता है। तभी इसे ऊपर से बुलावा आता है तो ये पहाड़ से नीचे कूद के ऊपर चला जाता है। दिन भर मेहनत करके छोटू घर बनाता है, लेकिन तभी कुत्ता नीचे से आग जला देता है। ये कैसे हो गया? साले को छोड़ो। तभी छोटू दूसरा घर बनाता है, लेकिन कुत्ता उसे काट कर फेंक देता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बारिश आता है तो कुत्ता अपने घर में चला जाता है। कुत्ता सोते ही छोटू उसके घर तोड़ देता है। वह अपने मालिक के घर में जाता और दादी उसे रहने की जगह दे देता है। आज मैं मर गया भैया। टेंशन नहीं लेने का आपू नहीं। तभी छोटू भी आता है। इस बार दादी उसकी हालत देखकर बेड में सुला देता है, लेकिन दादी जाते ही कुत्ता हमला कर देता है, लेकिन छोटू बचकर निकल जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आज मैं मर गया भैया। बूढ़े आदमी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, क्योंकि राजा को हमेशा से लड़ाइयाँ पसंद थी, इसीलिए उसके सैनिक लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन बूढ़ा आदमी तो बस चैन से सोना चाहता था। जब राजा ने देखा कि सब कुछ अंधेरे में है तो उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी सीधी युद्ध के मैदान पर पड़ी और लड़ाई चालू हो गई। बूढ़ा आदमी जो अभी नींद की तैयारी कर ही रहा था फिर से उठ गया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने स्विच दोबारा ऑन कर दिया। अब उसने शावर को घुमाकर उसकी दिशा दुनिया की ओर कर दी। जैसे ही पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई, तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बाढ़ आ गई और
धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। बूढ़े आदमी को लगा अब तो वह चैन से सो पाएगा, लेकिन राजा ने तुरंत एक पनडुब्बी बनवा ली और थोड़ी ही देर में बूढ़ा आदमी फिर से युद्ध के शोर से जाग गया। हालांकि अब युद्ध भूमि पानी में बदल चुकी थी, लेकिन लड़ाई अब भी जारी थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी उठकर एक चैन खींचने की कोशिश करने लगा। उसने प्लग बाहर निकाल दिया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से कम होने लगा। लेकिन जहाजों में फंसे रहने के बावजूद भी लड़ाई नहीं रुकी। सैनिक पानी से निकलकर फिर से जमीन पर आकर लड़ने लगे। राजा ने उन्हें रुकने का कोई आदेश नहीं दिया और वे लड़ते ही रहे। अब बूढ़े आदमी को एक और तरकीब सोचनी पड़ी। वो दुनिया की सड़क पर गया और वहाँ एक स्टेडियम बना दिया। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े आदमी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि फिर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि स्टेडियम में हो रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ गया। राजा की ये लड़ाई की आदत देखकर उसने अपना मोबाइल फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ नरक में बैठा यमदूत था। यमदूत ने अपने 2 राक्षसी सिपाहियों को भेजा, लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसके लिए मुसीबत आने वाली है। वो तब भी लड़ाई को जारी रखने में ही मस्त था। नरक से आए दोनों सिपाही जमीन के अंदर से निकले और राजा को पकड़ लिया। उन्होंने राजा को नरक की लिफ्ट में बिठा दिया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी तो राजा ने एक अजीब आदमी को देखा। वो आदमी एक ऊंचाई की तरफ एक बड़ा पत्थर धकेलने में लगा हुआ था। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद राजा को मृत्यु के देवता ने एक जेल में बंद कर दिया। उस जेल के दरवाजे पर एक भारी ताला लगा दिया गया। जब मृत्यु और उसके सिपाही चले गए तो वो पत्थर वाला आदमी अब खुद उसी चट्टान से बचकर भाग रहा था। लेकिन जब राजा ने उसे जेल के सामने से भागते हुए देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। जैसे ही वो आदमी वहाँ से गुजरा, राजा ने उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लिया और कहा कि वो ताला खोलने में उसकी मदद करे। आदमी मान गया और ताला खोलने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजा ने बाहर आकर उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब वो आदमी पिंजरे में था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद उसे लगा अब पत्थर नहीं धकेलना पड़ेगा, लेकिन राजा ने इसकी परवाह नहीं की। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और वापस जमीन की ओर चढ़ने लगा।